गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू प्रयाग आईटीआई चैनल। हमने पिछली क्लास में डिस्कशन स्टार्ट की थी कि हम पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स पे, कि अब वो इंडिया में स्टेबल हो चुके थे, अपने आप को इंडिया में स्टेब्लिश कर चुके थे, लगभग हर स्टेट पूरा ऑल ओवर वो सुप्रीम पावर बन चुके थे। तो अब उन्होंने कौन सी पॉलिसीज अपनाई अपने आप को इंडिया में स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो हमने कुछ एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज के पहले पढ़ी थी, जो रिंग ऑफ फेंस थी, सब्सिडरी अलायंस थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। अब क्या हुआ कि अब वो लॉज बनने लगे, वो पॉलिसीज उनकी बनने लगी जो उनको इंडिया में स्टेबल करें। ये सारी पॉलिसीज जो थी वो एक्सपेंशन के लिए थी, एनेक्सेशन के लिए थी। लेकिन अब जो पॉलिसीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये पॉलिसीज थी जो उनके वर्क को इंडिया में जस्टिफाई करे या उनके वर्क को इंडिया में स्टेबल करे कि कैसे वो काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए थोड़ी सी बात हम करेंगे, कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है। तो बात ये थी कि स्टार्टिंग में जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी जो इंडिया में ट्रेड करने आती है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी जो इंडिया में ट्रेड करने आती है। जब वो इंडिया में ट्रेड करने आती है तो इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि जब उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है इंडिया में, तो ट्रेडिंग के साथ साथ वो धीरे धीरे पॉलिटिकल सिनेरियो में भी, पॉलिटिकल स्फीयर में भी इंडिया के घुसना स्टार्ट कर देती है। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें जाहिर सी बात है किसी प्राइवेट कंपनी में डिफरेंट शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उसी ईस्ट इंडिया कंपनी में भी बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे, लगभग 24 शेयर होल्डर्स हुआ करते थे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, 24 शेयर होल्डर्स, 24 शेयर होल्डर्स इस कंपनी के हुआ करते थे, 24 शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब ये जो 24 शेयर होल्डर्स थे, उनको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे जनरली। ठीक है, कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर और कहा जाता था क्या? कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, कहा जाता था इनको कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाता था। किनको? ये जो 24 लोगों जो 24 लोग थे जिनका शेयर होल्डर्स थे, वो जो 24 शेयर होल्डर्स थे, उनको कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। अब ये करते क्या थे? तो कंपनी की सारी रेगुलेशंस, कंपनी को इंडिया में कैसे ट्रेड करना है, कंपनी को क्या ट्रेड करना है, वो सब कुछ जो डिसाइड करते थे ये वही कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते थे। ठीक है, जो भी कंपनी के ऑफिशियल्स होते थे उनका भी अपॉइंटमेंट ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही किया करते थे। तो ये करते क्या थे? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स फॉर कंपनी एंड regulations for companies and regulation for companies। ठीक है, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता? ये कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी और डायरेक्टर्स डिसाइड करते थे। कहीं कहीं इनका रोल भी हुआ करता था, कहीं ये प्रिंस वहाँ के क्वीन से भी पूछा करते थे, वहाँ के रॉयल अथॉरिटी से भी पूछते थे कि हमें क्या करना है कंपनी में, क्योंकि एक रॉयल अथॉरिटी थी, इसमें एक शेयर होल्डर थे। ठीक है, रॉयल अथॉरिटी वाज आल्सो अ शेयर होल्डर, रॉयल अथॉरिटी वाज अ शेयर होल्डर। ठीक है, रॉयल अथॉरिटी भी एक शेयर होल्डर थी। तो बेसिकली एक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो इंडिया में ट्रेडिंग करने आती है, जिसमें 24 शेयर होल्डर्स रहते हैं जिनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही कंपनी के सारे इश्यूज को या सारे इश्यूज को इंडिया में रिजॉल्व करते थे, ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट करते थे, उनको रेगुलेट करते थे कि उस कंपनी को कौन सी पॉलिसी अपॉइंट करना है, क्या करना है, सब कुछ जो डिसाइड करते थे वो डिसाइड करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, प्रॉब्लम तब नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं थी, ट्रेड कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब दो पावर ऑफ मतलब दो पावर बन जाती है। कहाँ पे? आपके पार्लियामेंट, मतलब दो पावर स्टेबल हो जाती है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या होता है कि 1688 में पार्लियामेंट की स्टैब्लिशमेंट हो जाती है, द फर्स्ट कंट्री टू स्टैब्लिश द पार्लियामेंट, एस्टैब्लिश द पार्लियामेंट। ठीक है, 1688। देखिएगा कि 1688 में पहली बार ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री बनी
जहाँ पे पार्लियामेंट का स्टेब्लिशमेंट हुआ 1688, ठीक है, 1688 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट, स्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट हुआ कहाँ पे? ब्रिटेन में। पहली कंट्री बनी ब्रिटेन पार्लियामेंट को स्टेबल करने के लिए। अब वहां पे पावर की दो सेंटर्स बन गए, एक तो हमारा पार्लियामेंट हो गया और दूसरा हमारा था रॉयल अथॉरिटी, ठीक है। तो टू सेंटर्स ऑफ पावर हो गए, टू सेंटर्स ऑफ पावर, टू सेंटर्स ऑफ पावर। कौन कौन सा? तो एक हो गया रॉयल अथॉरिटी, रॉयल अथॉरिटी, और दूसरा कौन हो गया? पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट हो गया। अब जब ब्रिटिश 1688 में इसकी स्टेब्लिशमेंट होती है, इस पार्लियामेंट ने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की एक कंपनी है जो कि इंडिया में रूल कर रही है, वो वहाँ के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आना स्टार्ट कर देती है, वो पॉलिटिकली वहाँ के स्टेट्स को जीतना स्टार्ट कर देती है, वहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो में इंटरवीन करना स्टार्ट कर देती है। तो फिर ये पार्लियामेंट क्या करती है कि वो इस कंपनी को रेगुलेट करना स्टार्ट करती है, ठीक है। उसके बाद यही प्रॉब्लम प्रॉपर्टीज, कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज और पार्लियामेंट में स्टार्ट होता है उनको रेगुलेशन को लेके, और ये रेगुलेशनरी प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब कंपनी पॉलिटिकल सिनेरियो में अंडर कर चुके हैं। 1688 1664 तक तो उन्होंने बहुत कुछ कर लिया था। 1664 में बक्सर का युद्ध जीत के पूरा बंगाल उनके पास हो चुका था। तो अब हुआ क्या कि वो पूरी की पूरी जो कंपनी थी वो पॉलिटिकल फाइट में आ चुकी थी, पॉलिटिकल इंटरवेंशन में आ चुकी थी, पॉलिटिक्स में कंट्री की घुस चुकी थी, वो इंडिया को रूल करना स्टार्ट कर चुके थे। तो जब प्रॉब्लम रूलिंग की आई, या प्रॉब्लम जब यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ कि वो पॉलिटिकल सिनेरियो में आ रहा है, तब पार्लियामेंट ने कहा कि कंपनी को अब रेगुलेट करने की जो अथॉरिटी जाती है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाती है, ना कि उनके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को या कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्रॉपर्टी केवल कंपनी के मालिक होंगे, वो कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को इंटरटेन करेंगे, ना कि वो टेरिटरीज को इंटरटेन करेंगे जो हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर किया है। तो जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ, जो फ्रंटियर्स को उन्होंने जीतना स्टार्ट किया, तो उसकी जो रूलिंग होगी या जो रूलिंग होगी उस स्टेट की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अथॉरिटी में आएगी, ना कि कंपनीज के प्रॉपर्टी या शेयर होल्डर्स के अथॉरिटीज में आएंगे। एक तो ये रीजन था। दूसरा रीजन क्या हुआ कि दे फाउंड, दूसरा एक तो रीजन हुआ कि एंट्रेंस इनटू पॉलिटिकल अथॉरिटी, एंट्रेंस इनटू पॉलिटिकल एरिना, ठीक है, एंट्रेंस इनटू द पॉलिटिकल एरिना एक था, और दूसरा क्या था? एंट्रेंस इनटू पॉलिटिकल एरिना, और दूसरा था करप्शन, करप्शन ऑफ officials, corruption of officers। 1 pound, 1 million pound। देखिए हुआ क्या कि एक तरफ तो ब्रिटिश पार्लियामेंट इस बात पे बहुत ईगल आई बनाई हुई थी कि कंपनी कंटिन्यूसली वहां पे अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी कंटिन्यूसली वहां के पॉलिटिकल एरिना में एंटर कर रही है, और वहां उसको कंटिन्यूसली फायदा हो रहा है। उसने बंगाल के स्टेट को जीत लिया, उसने यूनाइटेड फ्रंटियर्स प्रोविंसेस के स्टेट को जीत लिया, उसने दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद ये कंपनी ऑफिशियली ये रिपोर्ट करने शुरू कर दी थी कि उसको कंपनी का नुकसान हो रहा है ब्रिटेन में, सॉरी इंडिया में, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनके करप्शन की वजह से वो रॉयल अथॉरिटी से कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं कि उनको नुकसान हो रहा है, उनको उस कंपनी का लॉसेस में जा रही है। तो वो कंपनी के लिए एक इंडेमनिटी का एक लगभग 1 मिलियन पाउंड की पैसे का डिमांड करते हैं किस कंपनी को लॉस से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक तरफ तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ये देख रही है कि वो कंटिन्यूसली एक्सपेंड करते जा रहे हैं, नई टेरिटरीज जीतते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि 1 मिलियन पाउंड उनको चाहिए क्योंकि उनकी कंपनी को नुकसान हुआ है। तो वो गवर्नमेंट से 1 मिलियन पाउंड मांगते रहते हैं कि उनको आप सपोर्ट दीजिए, ग्रांट प्रोवाइड कीजिए 1 मिलियन पाउंड का, ठीक है। तो 1 मिलियन पाउंड का ग्रांट मांगते हैं। अब यहीं से सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं कि भाई सब कुछ कॉन्फ्लिक्ट का कारण यही होता है। तो अब ये कहा जाता है कि जो बैंक ऑफ डायरेक्टर्स है, मतलब ट्रेड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो केवल क्या कर रहे हैं, वो ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग इश्यूज को केवल
इंटरटेन करेंगे, बाकी जो भी पॉलिटिकल इशू की इंटरटेनमेंट होगी वो पार्लियामेंट करेंगे। और देखिएगा धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे होता क्या है कि प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं और फाइनली पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 तक ऑलमोस्ट लगभग 1823 तक, फिर भी 1835 तक फिर भी चलता है। 1858 के इंडियन गुड गवर्नेंस एक्ट के साथ कंपनी की पूरी अथॉरिटी खत्म हो जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की अथॉरिटी कंपनी में पूरी खत्म हो जाती है। अब वो एक पॉलिटिकल नेम द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया के नाम से जाने जाने लगता है, पूरा ब्रिटिश का हेड। ठीक है, तो ब्रिटिश की जो टेरिटोरियल अब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से नहीं, अब ब्रिटिश टेरिटरीज के नाम से या ब्रिटिश गवर्नमेंट इन अंडर इंडिया इन इंडिया के नाम से जाना जाने लगता है। तो धीरे धीरे करके कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, चार्टर इश्यूज किए, वेरी रेगुलेटिंग एक्ट्स इश्यूज किए। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट्स इश्यूज किए। ये रेगुलेटिंग एक्ट्स क्या करते थे, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट्स कंपनी के बीच के और इनके ऑफिशियल्स के बीच में, उनके गवर्नमेंट के बीच के रिलेशन को डिफाइन कर देते कि किसको क्या काम करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो ये रेगुलेटरी एक्ट्स इस कंपनी पार्लियामेंट ने पास किया और चार्टर्स भेजे। ठीक है, चार्टर्स क्या होते हैं, तो देखिए एक वर्ड यूज होगा बाद में, चार्टर एक्ट। चार्टर, चार्टर का मतलब सिंपली होता है ऑर्डर्स बाय द ऑफिशियल्स। ठीक है, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स बाय रॉयल अथॉरिटी। ठीक है, चार्टर का मतलब होता है ऑर्डर्स बाय रॉयल अथॉरिटी। ठीक, तो अब देखिए तो इसीलिए कंपनी ने एक मतलब ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने चार्टर्स और रेगुलेटरीज एक्ट्स भेजना स्टार्ट किए, जो 20-20 साल के रिव्यू करने के लिए जाती थी। इंडिया में 20 साल का वो नियम बना के उसे भेजा जाता था, और फिर 20 साल बाद वहाँ का एक रिव्यू लेके कि उस लॉ की क्या कमियां हैं, उसने किस तरीके से इफेक्टिविटी कंट्री में दिखाई है, तो हर 20 साल पे एक रेगुलेटिंग एक्ट भेजा जाता था। ठीक है, पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो भेजा गया वो 1773 में, फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका नेम है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, अब देखिएगा इस एक्ट में बहुत से नियम थे, उसमें क्या क्या थे, काफी कुछ था। हम वो इंपॉर्टेंट नियम, जो चीज काफी इंपॉर्टेंट नियम है उसको डिस्कस करेंगे। देखते हैं अगर इसमें हो पाएगा तो हम पीडीएफ भी इंपॉर्टेंट करा देंगे इस वीडियो में नीचे, जो जो एक्ट्स के हमारे पास है। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सेट के डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी चीजें आपको बुक में मिल जाएगी, इसमें कुछ समझने वाली चीजें नहीं, बस वही थे कि नियम आए थे इंडिया में जो ब्रिटिश कंपनी के गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने पास किए और इंडिया में भेजा। जिस तरह आज भी कोई बिल पास होता है इंडिया में, उसी तरीके से यहाँ भी हुआ कि बिल पास हुए और भेजे गए इंडिया में कंपनी के और गवर्नमेंट के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए। ठीक है, पहले रेगुलेटिंग एक्ट का जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर बनाया गया, कहाँ का, बंगाल का। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स was made governor of Bengal, governor general of Bengal, sorry। ठीक, वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये जो गवर्नर था बंगाल का, ये बड़ा गवर्नर हुआ करता था, मतलब हेड ऑफ द गवर्नर्स हुआ करते थे, और दो गवर्नर हुआ करते थे, मद्रास के और आपके महाराष्ट्र के। ठीक है, मुंबई के हैं या महाराष्ट्र के, लेकिन दोनों ही जो आपके थे, मतलब दोनों ही महाराष्ट्र के या मद्रास के गवर्नर थे, वो इसके सबऑर्डिनेट थे। गवर्नर ऑफ बंगाल के, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट हुआ करते थे मद्रास और महाराष्ट्र, मद्रास और बॉम्बे दोनों की जो गवर्नर हुआ करते थे वो किसके सबऑर्डिनेट हुआ करते थे, बंगाल के गवर्नर। इसीलिए इसको यहाँ का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, मतलब कह सकते हो अ सेंटर ऑफ पावर बनाया गया कंट्री में। ठीक है, अब इसकी जो अपॉइंटमेंट होती थी वो कौन करता था, अपॉइंटमेंट वाज डन ऑन द, ये बताया गया कि अपॉइंटमेंट रेगुलेटिंग एक्ट में बताया गया कि इसकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो कौन करेगा, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोर्ट एंड डायरेक्टर्स विद द एसेंट ऑफ रॉयल किंग और क्वीन। ठीक है, तो इसको रिकमेंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा, लेकिन इसकी अपॉइंटमेंट जो होगी, फाइनल जो अपॉइंटमेंट होगी वो कौन करेगा, वो किंग करेगा। फाइनल अपॉइंटमेंट राजा या रानी के सिग्नेचर के साथ ही होगा।
ठीक है, तो ये पहले गवर्नर में बनाया गया, पहले मतलब रेगुलेटिंग एक्ट में। दूसरा क्या कहा गया, दूसरा इसमें ये कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को 4 काउंसिल दिया गया, 4 काउंसिल, काउंसिल ऑफ मेंबर्स, 4 काउंसिल ऑफ मेंबर्स दिए गए गवर्नर जनरल को सपोर्ट करने के लिए उनके वर्किंग में। ठीक है, तो उनके फंक्शंस में उनको परफॉर्म करने के लिए, उनके एडवाइस लेने के लिए 4 काउंसिल ऑफ मेंबर्स भी दिए गए इनको इसमें। ठीक है, तीसरा देखिएगा, हमने बता दिया तीसरी पॉइंट कि मद्रास और उनको उसके कंट्रोल को बना दिया गया, मतलब मद्रास के और उसके गवर्नर जनरल को उसके साथ बनाया गया। इसी गवर्नर जनरल मतलब इसी रेगुलेटरी एक्ट के थ्रू 1774 में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा। ठीक है, और जो इसकी पहली सीजे थी, सीजे आई वाज अलीजा इम्पे, ठीक है, अलीजा इम्पे वाज द फर्स्ट, अलीजा इम्पे was the first CJI, Chief Justice of Supreme Court, that was established in 1774। ठीक है, तो ये एलिजा इम्पे थी। उसके बाद क्या हुआ, एलिजा इम्पे हो गए, गवर्नर जनरल के अपॉइंटमेंट हो गई। उसके बाद ये कहा गया कि अगर गवर्नर जनरल की कोई वर्क इश्यूज होंगी तो वो कोई भी जो रिपोर्ट होगी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो किसको भेजेगा, सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगा। अब हुआ ये कि अपॉइंटमेंट इनका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करते हैं और ये रिपोर्ट किसको करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को करेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन गया कि भाई पावर में बड़ा कौन है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बड़ा है। तो ये एक इशू था इस रेगुलेटिंग एक्ट में, जिसके बारे में अच्छे से बात नहीं की गई थी, जिसके बारे में मतलब अच्छे से उसको डिफाइन नहीं किया गया था कि क्या कारण, कौन से ऐसे इश्यूज यहाँ पे हुए थे हमारे, मतलब क्या क्या इश्यूज को किस तरीके से रिजॉल्व करना है, इनके बीच के रिलेशन को कैसे डिफाइन करना, ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं था इस रेगुलेटिंग एक्ट में। एक तो ये हुआ। दूसरा देखिएगा, एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम इस रेगुलेटिंग एक्ट के साथ था कि 4 काउंसिल ऑफ मेंबर्स का होना। अब इवन नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मेंबर्स जब रहेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट पे पहुंचना कभी कभी मुश्किल हो जाता था। दो दो लोग एक फेवर में हो जाते थे, दो दो काउंसिल ऑफ मेंबर 2+2 एक साथ हो जाएंगे, तो इवन नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने की वजह से बहुत से डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, तो इस सारे ड्रॉबैक्स को कम करना था। लेकिन फिर इस रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट अगला आएगा वो 20 साल बाद आएगा, इसका रिव्यू करने के बाद। लेकिन जरूरतें इतनी ज्यादा पड़ गई ना कि ये रेगुलेटिंग एक्ट काम करना ही बंद कर दिया। 4 काउंसिल ऑफ मेंबर, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की किसको फेवर किया जाए, मतलब जहाँ इवन सिचुएशन में आती थी वहां प्रॉब्लम। दूसरा प्रैक्टिकली तो देखा जाए तो वारन हस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को आंसरेबल था, लेकिन कहीं ना कहीं रिपोर्ट में ये कहा गया था कि उसको सुप्रीम कोर्ट के आंसरेबल बनाने की कोशिश की गई थी, तो उनके बीच की भी डिफाइन प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं था, तो प्रॉपर्ली इसकी वर्किंग नहीं चल पा रही थी। इसलिए 1784 में एक फिक्स्ड इंडिया एक्ट आता है इसी को सुधार करने के लिए। ठीक है, तो 17 रेगुलेटिंग एक्ट हमारा कब आया रहता है, रेगुलेटिंग एक्ट फिर हमारा 1793 में ही आएगा, 20 साल बाद। ये बोला गया कि हर 20 साल पर रेगुलेटिंग एक्ट उसके रिव्यू के बाद भेजा जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1784 में फिक्स्ड इंडिया एक्ट आता है इसकी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए, क्योंकि एक स्टैग्नेंट टाइप की कंडीशन बन चुकी थी, तो उनकी वर्किंग जो थी वो प्रॉपर्ली चल नहीं रही थी। ठीक है, तो 1784 में फिक्स्ड इंडिया एक्ट आता है, फिक्स्ड इंडिया एक्ट। अच्छा देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की एक खास बात यह है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इंडिया में कैसे, कहां से स्टार्ट होता है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की पोस्ट अपॉइंट की जाती है और उस गवर्नर जनरल की पोस्ट के सबऑर्डिनेट बनाया जाता है मद्रास का और मुंबई के गवर्नर को। तो ये दिखाता है कि एक सेंट्रल पावर को कंट्री में बैठाया गया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि द सेंट्रलाइजेशन वाज बिगिन इन 1773 व्हिच कम टू एंड इन 1833। ठीक है, अब देखिए पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया, पहली बात तो वो ये आया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, ठीक है। एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को काम क्या दिया गया, तो मिलिट्री एंड रेवेन्यू पावर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, एंड रेवेन्यू मैटर्स कंपनी, ठीक है, ऑल द रेवेन्यू एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ EIC in India, ठीक है। ऑल द रेवेन्यू एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ EIC सीनियर कंपनी इन इंडिया किसको दे दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। तो यहाँ से एक और कंसेप्ट स्टार्ट करता है ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ का एस्टेब्लिशमेंट, दो गवर्नमेंट, एक था कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाला मतलब गवर्नर जनरल एक रेगुलेशन, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो सारे रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स को इस इंडिया कंपनी में देखेगा। तो यहाँ पे ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग होती है जो कि 1858 के बाद जाके खत्म होता है, कम्स टू एंड इन starting of dual government, starting of dual administration, comes to end in 1858, ठीक है। 1858 में जब वही क्राउन्स वाली एक्ट आएगा, क्राउन्स एक्ट भी इसको कहा जाता है, आता है, जिसमें एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया उसको कहा जाता है। वहां से कंपनी की सारी पावर्स ओवरथ्रोन करके क्राउन सारी पावर्स को ओवरटेक कर लेता है, और इसी में एक नई पोस्ट बन के आती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसको ही सारी पावर्स दे दी जाती है। तो सारी की सारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं वो सारी की सारी पावर जो थी वो मिला के एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पोस्ट बनाया जाता है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो रहता है, तो उसके बाद ये जो ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट जो स्टार्ट होता है क्विट्स इंडिया एक्ट के साथ वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो क्विट्स इंडिया एक्ट में ये प्रॉब्लम, ये इश्यूज को सॉल्व किया गया। दूसरा देखिएगा जो एक बड़ा इशू था इसके पहले वाले का 1773 का एक जो बड़ा इशू था, क्या था, इवन नंबर ऑफ काउंसिल मेंबर्स, ठीक है। इवन नंबर ऑफ काउंसिल मेंबर्स का जो एक कंसेप्ट था उसको भी यहाँ पे खत्म कर दिया गया। हाँ, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ मेंबर्स की जो पावर था, इवन नंबर ऑफ पावर्स मतलब कि अब इट वाज रिड्यूस्ड टू, द काउंसिल ऑफ मेंबर वाज रिड्यूस्ड टू 3, ठीक है। काउंसिल ऑफ मेंबर्स के जो नंबर थे वो 4 से 3 हो चुके थे, 2 हो गया। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इसका था कि अब ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना है, वॉर्स को अवॉइड करना है, ठीक है, अवॉइड द वॉर्स विद एनर्जी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये यहाँ से ये कहा गया कि आप वॉर्स अवॉइड करिए, टू अवॉइड वॉर्स, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एडवाइज्ड टू अवॉइड वॉर्स। अब देखिएगा 1784 का समय एक वो समय था, इसलिए वॉर्स को अवॉइड करने के लिए कहा गया क्योंकि इस समय प्रॉब्लम यूरोप में काफी प्रॉब्लम चल रही थी। उस समय राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट हो रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप को बहुत परेशान करके रखा हुआ था। यही वो समय था कि अमेरिका भी इनके हाथ से जा चुका था। 1776 में अमेरिका की कॉलोनी भी जा चुकी थी वहां के रिवॉल्यूशन की वजह से। तो एक तो पैसे की कमी, दूसरा उनको डर था कि कहीं पब्लिक रिवॉल्यूशन इंडिया में स्टार्ट ना हो जाए जिस तरीके से अमेरिका में स्टार्ट हुआ, क्योंकि अमेरिका की बातों को लोग पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स इंडिया में सुन रहे थे, कहीं ना कहीं से पता चल रही थी उनको। तो उनको इस बात का डर था कि कहीं इंडिया में भी सेम तरह का रिवॉल्यूशन न स्टार्ट हो जाए। तो उस रिवॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए, उस रेवोल्यूशन को खत्म करने के लिए इनको EIC को कहा गया वॉर्स को अवॉइड करने के लिए। और इस वॉर्स को रेगुलेट करने के लिए क्या किया गया, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सारी पावर्स दे दी गई वॉर के बीच में डिसाइड करने के लिए। इसके पहले क्या था कि सारी जो मद्रास की और जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो सबऑर्डिनेट बनाए गए थे बंगाल के, लेकिन उनको वॉर डिसाइड करना अपने नेबर स्टेट के साथ, इंडियन स्टेट के साथ वॉर डिसाइड करने का जो फ्रीडम थी वो दी गई थी। इसके पहले वाले 1773 एक्ट में वो सारे उनके सारे चीज़ों को रेगुलेट तो वो करेंगे, लेकिन वॉर्स की जो कंडीशन थी वो उनको दी गई थी। लेकिन हुआ क्या कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी में पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो इस एक्ट में इस चीज़ को हटा दिया जाता है। इस एक्ट में हम वॉर्स की पावर को भी उनसे ले लिया जाता है जो स्टेट्स रहते हैं। वो किसको दे दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को।
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या किया जाता है कि बंगाल को ये बता दिया जाता है कि आप वो कीजिए। हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वॉर डिसाइड करने के लिए कि किसी नेबरिंग स्टेट के साथ कोई स्टेट वॉर करेगा कि नहीं करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिसाइड करेगा। दो हो गया। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या दी गई कि ऑफिशियल्स को कहा गया कि अपनी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज कीजिए। ऑफिशियल्स टू डिस्क्लोज देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या कहा गया? हाँ, डिस्क्लोज देयर प्रॉपर्टी, ऑफिशियल्स टू डिस्क्लोज देयर प्रॉपर्टी। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को क्या कहा गया कि आप अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करिए। क्यों? क्योंकि वही प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए, किसकी प्रॉब्लम हटाने के लिए? करप्शन की प्रॉब्लम, जो कि बहुत दिन से इंडिया में प्रिवेल कर रही थी। ठीक है, एक ही हो गया। उसके बाद चौथे में क्या हुआ? और क्या हुआ, मतलब इसमें चौथे में और क्या हुआ इसमें? तो इसमें और जो प्रॉब्लम स्टार्ट होते, एक तो और ऑफिशियल, एक तो आईसी अवॉइड वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑफिशियल टू डिस्क्लोज देयर वॉज। उसके बाद इट फर्स्ट टाइम इट वाज कॉल्ड एज द कंपनीज टेरिटोरियल पोजीशन। ठीक है, कंपनीज टेरिटरीज को पहली बार इंडिया में कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया was known as was first time the company's territories in India were called territorial possession of Britain। ठीक है, टेरिटोरियल पोजीशन ऑफ इंडिया, पहली बार कंपनीज टेरिटरीज, जो इंडिया में कंपनी ने टेरिटरीज को एक्वायर किया गया था, उसको ये कहा गया, पहली बार कहा गया था कि टेरिटोरियल पोजीशन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, अभी तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटोरीज होती थी, लेकिन फिर से इंडिया एक्ट में उसको टेरिटोरियल पोजीशन ऑफ ब्रिटेन कहा गया था। इसका मतलब ये था कि कुछ आने, ये क्लियर इंडिकेशन था कि कुछ आने वाले समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पूरे पावर को ओवरटेक करने वाली है। ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरे टेरिटरीज जिसको किसी ने कंपनी ने जीता है, उसको वो क्या करने वाली है? ओवरटेक करने वाली। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा छोटा सा पॉइंट है, पूछा जाता है अक्सर कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात की गई थी कि वो 20 साल बाद रिव्यू किया जाएगा, तो वो पिट्स इंडिया एक्ट में आया था। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये नहीं कहा गया था कि इसका रिव्यू जो होगा वो 20 ईयर्स बाद होगा, लेकिन उसको पिट्स इंडिया एक्ट में बताया गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट जो आएगा 1773 का, जिसका रिव्यू किया जाएगा, मतलब उसको रिव्यू करके जो एक्ट लाया जाएगा वो कब लाया जाएगा? तो 20 साल बाद इसके लाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था कुल मिला के पिट्स इंडिया एक्ट। अच्छा, एक छोटा सा एक्ट आया है 1776 में। ठीक है, वो एक्ट नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये था कि बिल पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और वो बिल था कि ओवरराइडिंग पावर वर गिवन टू गवर्नर। ठीक है, 1776 में एक आता है बिल, एक्ट कह सकते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कह सकते हो। सत्रह सौ छिहत्तर में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और उस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ किया नहीं गया था। 1776 नहीं, सॉरी 1773 के बाद 76 का, जब हमारे गवर्नर जनरल, सॉरी 1786, जब हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड वैन हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड कर्नवालिस बनते हैं गवर्नर। ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस जब गवर्नर जनरल ऑफ बनता है बंगाल, तो उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का लॉर्ड कर्नवालिस के बनने का सबसे बड़ा कारण, मतलब सबसे बड़ा जो डिमांड थी वो यही थी कि उसको ओवर राइडिंग पावर दिया जाए। ओवर राइडिंग पावर, उसको ओवर राइडिंग पावर दिया जाए ओवर काउंसिल्स, ओवर काउंसिल। इसके कहने का मतलब ये था कि ऐसा नहीं है कि एक काउंसिल जो कहेगा हम वो करेंगे। अगर गवर्नर जनरल चाहता है कि कुछ और करे, भले काउंसिल का मन कुछ और है, तो जो गवर्नर जनरल कहेगा वो होगा। तो वो गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कर्नवालिस, वो खुद अपनी इंडिपेंडेंस चाहता था। तो 1786 में पर्टिकुलरली एक ये एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1786, कि ओवरराइडिंग पावर ओवर द काउंसिल दिया जाता है किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को।
तो ये एक छोटा सा एक्ट था जो केवल स्पेशली लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया का गवर्नर जनरल बनाते समय उसने डिमांड की थी कि हम इंडिया का गवर्नर जनरल तभी बनेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय अमेरिका में अपॉइंटेड था, लेकिन सिचुएशन इंडिया की भी सिचुएशन बहुत खराब थी और अमेरिका उसके हाथ से जा चुका था उस समय तक। तो इसलिए इसको भेजा गया इंडिया में कि आप इंडिया में जाके रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए भेजा गया था, क्योंकि बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। ठीक है, तो कॉर्नवालिस के लिए आया था ओवरराइडिंग पावर्स। अच्छा,